नमस्कार साथियों, मैं अशोक परमार जीजीडी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा में आपका स्वागत करता हूँ। हमारी लैब असिस्टेंट की क्लासेस चल रही है। हमने अब तक वेव्स जो तरंगे वाला जो हमारा पोर्शन है उसमें हमने कल जो है या लास्ट क्लास में हमने अप्रगामी तरंगों का अध्यारोपण हमने देखा था, है ना। तो अप्रगामी तरंगों का अध्यारोपण में क्या क्या चीजें हमको सारी मिली थी वो हमने पिछले क्लास में हमने ले लिया था। आज हम वेव का कि इसमें हम क्या करेंगे, अब आपका जो इस यूनिट का जो एक पोर्शन लास्ट बचा है जिसको डॉपलर इफेक्ट या डॉपलर प्रभाव कहते हैं, उस डॉपलर इफेक्ट को आज हम पढ़ेंगे। अब डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? साउंड में भी होता है, ये लाइट वेव्स में भी होता है, मतलब तरंगों में होता है। जितनी प्रकार की तरंगे होती है, जैसे प्रकाश तरंगे भी होती हैं और लाइट वेव्स जिसको कहते हैं, और साउंड वेव्स जो होती है उनमें भी ये डॉपलर इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। अब डॉपलर इफेक्ट का क्या उपयोग है वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। कैसे होता है ये डॉपलर इफेक्ट, क्या होता है, किसने इसको, देखो डॉपलर ने ही दिया था, क्रिश्चियन डॉपलर करके उसका नाम था। तो जिसने इसको एस्टेब्लिश किया था, जिसने इस इफेक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया था, वो डॉपलर था। क्रिश्चियन डॉपलर नाम का एक फिजिसिस्ट था जिसने ये डॉपलर इफेक्ट के बारे में बताया था। तो इस वेव्स के आज जो लास्ट वाला जो पोर्शन है जिसको हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट देखेंगे। अब ये डॉपलर इफेक्ट होता क्या है? तरंगों में ही होगा, वेव्स के कारण ही मिलता है। तो डॉपलर इफेक्ट जब भी कोई स्रोत और श्रोता, मतलब सोर्स और ऑब्जर्वर की रिलेटिव मोशन के कारण जो भी फ्रीक्वेंसी में और वेवलेंथ में जो अपेरेंट चेंज देखने को मिलता है, मतलब ऑब्जर्वर और सोर्स, जो सोर्स है जो तरंगे छोड़ रहा है, मतलब जो वेव प्रोड्यूस कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, और उसको श्रोता या ऑब्जर्वर जो सुनने वाला है, या हम साउंड वेव्स अगर देखें तो श्रोता तक जो ये तरंगे पहुंच रही है या ऑब्जर्वर तक जो ये वेव्स जितनी भी सोर्स से पहुंच रही है, अगर उन वो दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, अगर वो चेंज नहीं हो रहे हैं, ना तो सोर्स मूव कर रहा है ना ही ऑब्जर्वर अगर मूव कर रहा है, तो सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में अगर कोई भी रिलेटिव मोशन या दोनों रेस्ट पोजीशन पे हैं, कुछ भी मोशन नहीं कर रहे हैं, तो स्रोत से जो भी तरंगे मिल रही है कंटिन्यूस तक जो भी पहुंच रही है, उसके फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता। लेकिन जब उनकी रिलेटिव मोशन होती है, ये जो एक दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं, उनकी रिलेटिव मोशन के कारण फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में जो अपेरेंट चेंज देखने को मिलता है, उसी को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, है ना। तो डॉपलर प्रभाव क्या होता है? स्रोत और श्रोता की आपेक्षिक गति के कारण, मतलब स्रोत श्रोता की तरफ जा रहा है या श्रोता से दूर जा रहा है, या फिर श्रोता जो है स्रोत से दूर जा रहा है या उसके पास में आ रहा है, तो उसके कारण जो भी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन हमको देखने को मिलता है, उसी को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अब डॉपलर प्रभाव के बहुत सारे उपयोग हैं। अब ये क्या उपयोग है वो हम देखेंगे, है ना। डेली लाइफ में बहुत सारे यूजेस आप खुद भी देखते हैं, लेकिन वो डॉपलर इफेक्ट ही है या कोई दूसरा इफेक्ट है, वो जानकारी हम आपको देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? डेफिनेशन तो मैंने आपको बता ही दी है वैसे, कि जितनी स्रोत जो है वेव्स भेज रहा है, श्रोता जो है उससे कितनी दूरी पर है और उसको कितनी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की वेव्स जो है उस पर तक पहुंच रही है। अब वो कांस्टेंट डिस्टेंस पर अगर दोनों होंगे, मतलब उनके बीच की दूरी जो है नियत है, तो श्रोता से जो जाने वाली तरंगे है उस तक सेम फ्रीक्वेंसी की और वेवलेंथ की पहुंचेगी। लेकिन अगर श्रोता जो है या ऑब्जर्वर जो है वो अगर कुछ मूव कर रहा है उसके पास में या दूर, है ना, तो जब पास में आएगा तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ज्यादा पिच सुनाई दे सकती है, साउंड भी आपको ज्यादा सुनाई दे सकता है। तो वो जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में और पिच में या इंटेंसिटी में जो चेंज देखने को मिलता है, उसी को हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। मान लीजिए कहीं पे कोई स्पीकर जो है साउंड क्रिएट कर रहा है ना, तो स्पीकर के अगर आप पास में जाएंगे तो आपको ज्यादा पिच या ज्यादा इंटेंसिटी का साउंड आपको सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास में जा रहे हैं आप, है ना। अगर कांस्टेंट पे होगे तो कांस्टेंट एक फ्रीक्वेंसी का, एक पिच का, एक इंटेंसिटी का साउंड आपको सुनाई देगा। लेकिन उससे पास में जाओगे तो आपको ज्यादा पिच का या ज्यादा इंटेंसिटी का या ज्यादा इंटेंसिटी का या ज्यादा फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ जो है वो कम होने की वजह से आपको हो सकता है साउंड ज्यादा सुनाई दे, है ना। तो उससे क्या चीज देखने को मिलती है कि जब पास में जाओगे तो साउंड ज्यादा सुनाई देगा, लेकिन जब दूर जाओगे उससे तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है या जो इंटेंसिटी है उस साउंड की जो आप सुन रहे हो वो कम हो सकती है धीरे धीरे, क्योंकि उससे आपकी डिस्टेंस
बढ़ रही है। ये तो आप श्रोता हो, श्रोता जो है या तो उसके पास में जाएगा तब भी कुछ फ्रीक्वेंसी में और वेवलेंथ में क्या है, चेंज होगा। मतलब जब आप पास में जा रहे हैं तो आपको ज्यादा साउंड सुनाई दे सकता है, ज्यादा लाउड साउंड भी आपको सुनाई दे सकता है। लेकिन जैसे दूर जाएंगे आप तो साउंड आपको कम सुनाई देगा, है ना। तो वही चीज है, ये भी डॉपलर इफेक्ट ही है। अब वही अगर सोर्स को दूर ले जाए, मतलब जो स्पीकर है उसको अपने से दूर ले जाए, तो भी क्या होगा, साउंड में कुछ ना कुछ चेंजेस आपको फ्रीक्वेंसी में, वेवलेंथ में दिखाई देगा। तो जितना भी चेंज हो रहा है रिलेटिव मोशन के कारण या अपेक्षित गति के कारण, वही डॉपलर इफेक्ट है। चलिए, तो क्या होता है डॉपलर इफेक्ट, आपको पता चल गया है कि क्या पढ़ रहे हैं हम, डॉपलर प्रभाव पढ़ रहे हैं। अब देखिए डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, डॉपलर प्रभाव किसको बोलते हैं। द डॉपलर इफेक्ट इज The Doppler effect is the apparent change in frequency or wavelength of a wave when there is relative motion between the source and the wave and the observer. Source of the wave, sorry. वही भी चीज बताई थी मैंने। देखो डॉपलर इफेक्ट इज द अपरेंट चेंज, क्या है, अपरेंट चेंज मतलब एक्चुअल फ्रीक्वेंसी उसकी क्या है, लेकिन आपको क्या सुनाई दे रहा है, साउंड से आप कितना दूर है, उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ तो कुछ और होगी, यहाँ फ्रीक्वेंसी जो है, लेकिन आपको कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई दे रहा है, वो होती है अपरेंट चेंज, इसको बोलते हैं, है ना। क्या होता है अपरेंट चेंज, जैसे कि अपरेंट चेंज मतलब कि कितना उसमें आपको सुनाई दे रहा है, वो चेंज एक्चुअल में उसकी कितनी है, लेकिन आपको कितनी सुनाई दे रही है या आपको कितना उसका आभास हो रहा है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपरेंट चेंज बोलते हैं इन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। मतलब डॉपलर इफेक्ट इज द अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ, मतलब सोर्स से श्रोता के पास, मतलब सोर्स से ऑब्जर्वर के पास कितना फ्रीक्वेंसी उसको मिल रहा है। सोर्स जो है उसकी फ्रीक्वेंसी वो तो जितना है उतना ही साउंड क्रिएट कर रहा है, जितनी भी फ्रीक्वेंसी का, लेकिन आपको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद, है ना। तो वो अपरेंट चेंज फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में जितना भी मिलता है वेव के, when there is a relative motion between the source of the wave, जो सोर्स है जो वेव क्रिएट कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है, और ऑब्जर्वर के, तो ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच की रिलेटिव मोशन के कारण जितना भी अपरेंट चेंज फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में देखने को मिलता है, उसी को हम डॉपलर प्रभाव या डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। देखिए क्या होता है कि जब तरंग के स्रोत और पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर जिसको बोलते हैं, के बीच, ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक मतलब सुनने वाला, है ना, के बीच सापेक्ष गति होती है, मतलब स्रोत और श्रोता के बीच में जो सापेक्ष गति होती है, या आपेक्षिक गति भी कह सकते हैं इसको। तो सापेक्ष जितनी भी गति होती है, तो उस गति के कारण पर्यवेक्षक को प्राप्त होने वाली आवृत्ति में परिवर्तन दिखाई देता है। तो सापेक्षिक या सापेक्षिक गति के कारण पर्यवेक्षक को स्रोत से सुनाई देने वाली, अब स्रोत जो है जिस भी फ्रीक्वेंसी का, मान लो 256 हर्ट्ज का कोई भी साउंड क्रिएट कर रहा है, लेकिन आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपको उसकी फ्रीक्वेंसी 256 सुनाई दे या उससे कम, है ना, तो कुछ अपरेंट चेंज दिखने को मिल रहा है। मान लो वो 256 का हर्ट्ज का साउंड क्रिएट कर रहा है, लेकिन आपको 250 ही सुनाई दे रहा है फ्रीक्वेंसी, वो किसके कारण चेंज हुआ है, उस डिस्टेंस के कारण, या सोर्स जो है वो कितना डिस्टेंस पे था और अब कितना डिस्टेंस की वो उसके दूर जा रहा है, तब तो कम होगी, पास में आएगा तो बढ़ेगी। तो जो अपरेंट चेंज होता है इस सापेक्षिक गति के कारण स्रोत और श्रोता के बीच, इस घटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको डॉपलर इफेक्ट, बस यही है, रिलेटिव मोशन के कारण जो भी फ्रीक्वेंसी में और वेवलेंथ में चेंज देखने को मिलता है, उसी को हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसके कुछ कॉमन अगर एग्जाम्पल देखें, सामान्य उदाहरण जो डेली लाइफ में आपको हो सकता है देखने को मिले, जो मैंने भी बताया आपको, स्पीकर के पास में जाओगे, स्पीकर से दूर जाओगे, तो ये भी एक कॉमन एग्जांपल है। तो देखो, व्हेन एन एम्बुलेंस सायरन अप्रोचेज यू, मतलब जब एम्बुलेंस आपकी तरफ आ रही है तो उसका सायरन जो है वो दूर थी तब कम सुनाई दे रहा था आपको, जैसे जैसे पास में आता तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी या ज्यादा साउंड जो है आपको सुनाई देता है, उसकी इंटेंसिटी जो बढ़ती जाती है जब वो आपकी तरफ आ रहा है, अप्रोच कर रहा है। द साउंड सेम्स हाई पिच हायर फ्रीक्वेंसी, तो वो क्या है, उसकी पीच जो है आपको हाई सुनाई देती है, अभी बताया था मैंने, पीच ज्यादा सुनाई देती है और फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, ज्यादा, मतलब कम टाइम पीरियड में ज्यादा वेव्स जो है वो क्या करती है, ट्रैवल करके आपकी तरफ पहुंचेगी, क्योंकि वो आपके पास में आ रहा है। जैसे मैंने स्पीकर वाला एक आपको भी दिया था, जब आप स्पीकर के पास में जाओगे तो ज्यादा पीच आपको सुनाई देती है, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी की, ठीक है ना। तो देखिए
और दूसरा क्या है, व्हेन इट मूव्स अवे द साउंड बिकम्स लोअर पिच या लोअर फ्रीक्वेंसी का, जब वो आपसे दूर जाती, सायरन मतलब एम्बुलेंस जब आपसे दूर जाएगी तो आपको लोअर फ्रीक्वेंसी का या लो पिच का साउंड जो है वो सुनाई देता है, क्योंकि जब वो आपको अप्रोच कर रही होती है तब धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, साउंड का पिच जो है वो बढ़ता है, लेकिन जब वो आपके पास से गुजर जाती है और दूर चली जाती है तो उसका साउंड धीरे धीरे कम होता है। लेकिन उसके आगे अगर कोई बंदा खड़ा है तो उसके लिए वो फिर बढ़ेगा, फिर उसके लिए भी वापस धीरे धीरे कम होता जाएगा, उसके आगे बंदा कोई खड़ा है तो उसके लिए बढ़ेगा, लेकिन फिर वापस जब उसके पास से गुजर जाएगा तो कम होती जाएगी। तो यही चीज, तो फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखिए कि दो ऑब्जर्वर है, ये और ये, है ना। अब देखो सायरन जो आ रहा है, मतलब जो एम्बुलेंस जा रही है उसकी डायरेक्शन किधर है, वो किसकी तरफ जा रही है, इस बंदे की तरफ जा रही है ना। तो ये जो सर्कल्स जो दिख रहे हैं एक तरह से वो सर्कुलेशन ही है, ऑसिलेशंस कह सकते हैं या वेव्स ही है। अब देखिए ये जब एम्बुलेंस जब इसकी तरफ जा रही है, उस बंदे की तरफ जब जा रही है तो क्या चीज देखने को मिल रही है, सायरन इसको धीरे धीरे हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देगा। अब इसके पास से वो गुजर चुकी है, लेकिन इसके पास से जब इससे दूर जा रही तो यहां पे देखिए कि यहां पे हाई पिच दिख रही है, आपको दिख रहा है, आपको पिच हाई है और यहां पे पिच जो है लो है। यहां पे पिच क्या है, ये देखो बहुत पास पास में आ रही है ना, मतलब नंबर ऑफ सर्कुलेशन वहां पे एक कम टाइम पीरियड में, ठीक है ना, कम एरिया में ज्यादा सर्कल दिख रहे हैं आपको, मतलब लाइनें ज्यादा दिख रही है, यहां पे ज्यादा टाइम में कम सर्कल्स दिख रहे हैं, कम लाइन दिख रही है। तो पिच ज्यादा कहां पे दिखेगी, हाई फ्रीक्वेंसी यहां पे, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। अब देखिए नंबर ऑफ सर्कुलेशन इसमें ज्यादा है, नंबर ऑफ सर्कुलेशन इसमें क्या है, ज्यादा है। ऑसिलेशन अगर हम मान लेते कि भाई ये टी एक टाइम पीरियड ले लिया 1 सेकंड में, तो इसके पास तो देखिए कितने सर्कल बन रहे हैं, 1 2 3 4 और 5 6, और इधर एक और आधा, मतलब डेढ़ ही बन रहा है। तो यहां पे लो फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगी, इसके पास लो फ्रीक्वेंसी का साउंड पहुंच रहा है और इसके पास हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड पहुंच रहा है। तो दोनों में देखिए क्या चीज देखने को मिल रही है, कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे ऑब्जर्वर जो है दोनों ही, ये जो श्रोता है ये दोनों ही रेस्ट पोजीशन पे है, लेकिन मूव कौन कर रहा है, ये सोर्स जो साउंड सायरन बज रहा है ना, ये तो सायरन कौन कहां पे बज रहा है, एम्बुलेंस पे। तो एम्बुलेंस क्या हो गया, जो भी साउंड क्रिएट हो रहा है उसके लिए सोर्स हो गया। तो ये सोर्स क्या कर रहा है, जो भी सोर्स इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो तो एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का ही साउंड क्रिएट करेगा। अब इसके पास में खड़े रहो, एक ही जैसा साउंड आपको सुनाई देगा, लेकिन जब वो पास से होकर गुजर जाती है तो उसके साउंड में, उसके पिच में, उसकी फ्रीक्वेंसी में कुछ ना कुछ आपको जो सुनने को मिल रहा है वो चेंज होगा, है ना। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर दोनों ही क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है, लेकिन सोर्स क्या कर रहा है, इसकी तरफ जा रहा है तो इसको हाई पिच सुनाई देगा, हाई फ्रीक्वेंसी, और इससे दूर जा रहा है तो इसको लो फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देगा, है ना। तो यहां पे भी देखिए अपेक्षिक गति के कारण सोर्स भले दोनों ही क्या है, रेस्ट पे है, लेकिन अब ये सायरन अगर इधर की तरफ जा रहा है और ये भी अगर इसके पास में आएगा तो और ज्यादा फ्रीक्वेंसी का सुनाई देगा, और ये अगर इसके पास में इसके पीछे पीछे जाएगी तो इसको कांस्टेंट साउंड देखिए जितना भी है वो। लेकिन अगर ये यहीं पे खड़ी रहेगी तो ये तो पीछे से आगे जाती रहेगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी और भी क्या होगी, अगर और थोड़ा आगे जाएगी तो क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी और भी कम हो जाएगी। मान लेते हैं हो सकता है एक ही सर्कुलेशन मिले फिर आधा ही मिले, ऐसे ऐसे करके बिल्कुल ही इसको सुनाई, जब वो ज्यादा दूर चली जाएगी तो सुनाई देना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। इसी को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, है ना। तो ये आपको एक एग्जांपल के तौर पर आपको पता चल गया है कि डॉपलर इफेक्ट एक्चुअल में क्या होता है ना। अब देखिए तो क्या है कि जब एक एम्बुलेंस सायरन आपके पास आता है तो ध्वनि तेज उच्च आवृत्ति लगती है, कि सायरन जब आपके पास में आएगा तो इसके देखो इस बंदे के पास में जा रहा है तो पास में जाने से यहां पे उच्च आवृत्ति मिल रही है आपको। उच्च आवृत्ति मतलब नंबर ऑफ सर्कुलेशन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, यहां पे टाइम पीरियड में देखो नंबर ऑफ सर्कुलेशन जो है, मतलब जो दोलन हो रहे हैं यहाँ पे एक और आधा हो रहा है, डेढ़ ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए 6 के लगभग मिल रहे हैं हमको, है ना। तो ज्यादा आवृत्ति किसको सुनाई देगी, इसको, जिसकी तरफ ये सायरन जा रहा है इसको कम सुनाई देगा, कम फ्रीक्वेंसी प्राप्त होगी, इसको ज्यादा फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो रही है ना। तो देखिए अब यहाँ पे इसकी वेवलेंथ भी कम है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो वेवलेंथ में भी क्या हो रहा है, अंतर देखने को मिल रहा है। तो जो भी आवृत्ति और वेवलेंथ में सापेक्षिक गति के कारण, स्रोत और श्रोता की सापेक्षिक गति के कारण जो भी अंतर हमको देखने को मिलता है, आवृत्ति में जो भी परिवर्तन या फ्रीक्वेंसी में जो भी चेंज देखने को मिलता है, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में जो भी परिवर्तन हमको देखने को मिलता है उसी को हम डॉपलर
प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो जब ये दूर चला जाता है तो ध्वनि धीमी या कम आवृत्ति की, ये देख लिए, लो फ्रीक्वेंसी मतलब कम आवृत्ति की, तो यहां पे तो कम आवृत्ति की सुनाई देगी और वहां पे उच्च आवृत्ति की, यहां पे उच्च आवृत्ति की, यही डॉपलर प्रभाव। अब ये डॉपलर प्रभाव देखो किसने डिस्कवर किया था, अभी भी बताया था मैंने, द डॉपलर इफेक्ट वाज प्रपोज्ड बाय क्रिश्चियन डॉपलर इन 1842। कब किया था इसको? 1842 में, है ना, 1842 में ही डॉपलर ने ये प्रपोज किया था, ये लॉ डॉपलर इफेक्ट जो है ना। किसका, इसका पूरा नाम क्या था देखो, क्रिश्चियन डॉपलर है, क्रिश्चियन डॉपलर। देखो खोज किसने की थी? डॉपलर प्रभाव को 1842 में क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। क्रिश्चियन डॉपलर ने इस प्रभाव को क्या किया था? प्रस्तावित किया था, ये इसके बारे में बताया था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको डॉपलर इफेक्ट आशा करता हूं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो डॉपलर इफेक्ट जो है क्रिश्चियन डॉपलर ने ही प्रपोज किया था। अब आपको पता चल गया ये सायरन के एग्जाम्पल से कि जो भी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में जितना भी परिवर्तन देखने को मिलता है स्रोत और श्रोता की आपेक्षिक गति के कारण, है ना। अब दोनों ही अगर गति नहीं कर रहे हैं, आपेक्षिक गति का मतलब कि दोनों एक दूसरे के सापेक्ष कुछ ना कुछ गति करने से चेंज मिलेगा। अगर दोनों ही रेस्ट पोजीशन पे तो कोई चेंज आपको सुनाई नहीं देगा। मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि ये यहीं पे है, सायरन भी वहीं पे बज रहा है कंटिन्यू, ये भी यहीं पे खड़ा है, तो इनको जो भी साउंड सुनाई देगा उसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता। लेकिन जब ये आपेक्षिक गति करेंगे, सापेक्ष एक दूसरे के कुछ गति करेंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलता है। यही डॉपलर इफेक्ट है। चलिए अब देखिए इसके एप्लीकेशंस क्या है डॉपलर इफेक्ट की, इसके क्या अनुप्रयोग है ना। अनुप्रयोग क्या क्या है इसके डॉपलर प्रभाव के अनुप्रयोग? देखिए पहला क्या है, रेडार स्पीड डिटेक्शन यूज्ड बाय ट्रैफिक पुलिस। रेडार स्पीड डिटेक्शन यूज्ड बाय ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस जो है वो जो रेडार लेके बैठती है उससे स्पीड डिटेक्शन होता है कि आपकी स्पीड ज्यादा थी। और आजकल तो ऑनलाइन ही क्या होता है कि स्पीड ज्यादा अगर होती है मेट्रो सिटीज में मोस्टली, तो वहां पे चालान बन जाता है, ऑनलाइन आपके पास मैसेज आ जाता है कि आपका चालान कट गया है हाई स्पीड या ओवर स्पीडिंग के कारण। तो ये क्या होता है कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा उपयोग किया जाने वाला रडार जो गति का पता लगाता है कि कितनी गति से गाड़ियां जो है चल रही है, कितनी स्पीड लिमिट है रोड पे, और उससे ज्यादा अगर कोई चलता है तो उस रडार से डिटेक्शन हो जाता है, इस रडार में पता चल जाता है। उस मीटर में, उनके पास जो मीटर होता है, देखिए पुलिसमैन जो है यहाँ पे स्पीड चेक कर रहा है रोड पर गाड़ियों की, है ना। तो भी काम कैसे करता है कि ये इसमें ये रडार सिस्टम में क्या है, ये भी एक सोर्स की तरह है कि सोर्स जो है और जो गाड़ी आ रही है वो एक तरह से ऑब्जर्वर। तो ये कुछ वेव्स जो है वहां पे क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो गाड़ी जो है, अब जो वेव उन्होंने भेजी है उनको पता है कि हमने इतनी फ्रीक्वेंसी की और इतनी तरंग दैर्ध्य इसकी है तरंग, और वो छोड़ी है, वो टकरा के उससे कितनी देर में वापस आ रही है। तो जाने का और आने का टाइम क्या करते हैं नोट, और डिस्टेंस कितनी है, तो उससे इनको डिटेक्शन पता चल जाता है कि वो आगे जो वेव उससे टकरा के आई है जिस पर्टिकुलर गाड़ी का चाहिए उनको, तो वो कितनी स्पीड से वापस आई है, कितने टाइम में आई है, तो उनको पता चल जाता है कि उसकी स्पीड अप्रोक्सीमेट कितनी है। तो ऐसे फिर पता चल जाता है ओवर स्पीडिंग का, ठीक है ना। तो फिर आपका चालान बन जाता है। तो इसमें भी डॉपलर इफेक्ट का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये डॉपलर इफेक्ट, ये भी किस पर डिपेंड है, ये जो मीटर इनके पास है ये भी डॉपलर इफेक्ट पर बेस्ड होता है। इसको रडार सिस्टम कहते हैं वो ट्रैफिक पुलिस के लिए। रडार स्पीड डिटेक्शन जो है वो ट्रैफिक पुलिस इसमें यूज करती है, वो भी डॉपलर इफेक्ट पर बेस्ड होती है। दूसरा देखिए क्या है, एस्ट्रोनॉमी में भी यूज किया जाता है इसका, मेजरिंग वेलोसिटी ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज। स्टार्स और गैलेक्सीज की जो वेलोसिटीज है उनका भी डिटेक्शन इससे किया जा सकता है डॉपलर इफेक्ट के। खगोल विज्ञान में भी तारों और आकाश गंगाओं का वेग मापन में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि तरंगे कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उनको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें ऊपर, तो उनसे हम आकाश गंगा या वो जो है, जैसे कहते हैं ना कि इसकी स्पीड कितनी है, अब ऊपर कौन गया देखने, तो वैसे ही डिटेक्ट करते हैं कुछ ना कुछ वेव्स। जैसे रडार सिस्टम के बारे में भी सुना होगा आपने कि रडार जो है कि जो भी
प्लेन्स वगैरह आते हैं, फाइटर जेट्स, वो कितनी स्पीड से आ रहा है, कैसे पता करते हैं, पनडुब्बियों का वगैरह, तो ये सब में इसी का यूज किया जाता है। वो वेव्स कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, साउंड वेव्स हो गई या जो भी है, तो वो टकरा के वापस कितने टाइम में आ रही है, तो उससे डिस्टेंस का भी डिटेक्शन हो जाता है कि इतनी दूरी पर वो पनडुब्बी है। क्योंकि हम जो वेव छोड़ रहे हैं हमको वो पता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो कितने टाइम में कितनी दूरी जाएगी वो हमको पता है उसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से, है ना। कितनी वेवलेंथ होगी उसकी, वो हमने उसी वेवलेंथ का और फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि जो हमको नोन है वही हम फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं वहां पे, या वेवलेंथ की वेव जो है वो टकरा के कितने टाइम में वापस आ रही है, तो उससे उसकी स्पीड का पता चल जाता है, और दूरी का भी पता चल जाता है कि वो हमारे इतनी स्पीड से आ रही है तो कितनी दूरी पर अब होगी, है ना। तो ये सारी चीजें। और मेडिकल अल्ट्रासाउंड जो है, डॉपलर स्कैन जिसको बोलते हैं फॉर ब्लड फ्लो मेजरमेंट, तो ब्लड फ्लो मेजरमेंट में भी डॉपलर स्कैन करके जो हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं मेडिकल में अगर देखें तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है डॉपलर इफेक्ट का। अब देखिए यहां पे दिख रहा है आपको ये, है ना। तो ये है वही जो अल्ट्रासाउंड जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए ये मशीन है। अब अल्ट्रासाउंड में एक्चुअल में क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वेसल्स है, हमारी ब्लड वेसल्स है ना, जो वेन्स बोलते हैं हम। तो वेन्स में देखिए ब्लड, ये क्या होता है, ये ब्लड सेल्स होती है। अब ये ब्लड सेल्स क्या है, वेन्स में ब्लड जो है वो क्या करता है, कंटिन्यू, मतलब नसों में कुछ ना कुछ ब्लड जो है कंटिन्यू क्या करता है, फ्लो करता है। और ब्लड जो कैसे रहता है, ब्लड सेल्स की फॉर्म में, है ना। तो ये ब्लड सेल्स ऑक्सीजन भी कंटेन करती है, पूरी बॉडी में सप्लाई करने का काम करती है। तो ये ब्लड सेल क्या है, मूवेबल है। अगर रेस्ट पे होती तो ये जो भी सोर्स यहाँ से ये फ्रीक्वेंसी की जो भी वेवलेंथ की या जो भी फ्रीक्वेंसी की साउंड यहाँ पे सॉरी वेव जो है यहाँ पे भेज रहा है, वो ट्रांसमिट कर रहा है ना, तो वो टकरा के वापस सेम ही मिलेगी उसको। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये ब्लड वेसल्स जो है, ब्लड वेसल्स में ब्लड जो है कंटिन्यू फ्लो करता है, जो इसकी सेल्स है, तो जो वो जब सोर्स या ट्रांसमीटर जब जो भी वेव यहाँ पे छोड़ रहा है, तरंगे छोड़ रहा है, वो उसे टकरा के वापस कितने टाइम में जा रहा है, तो उससे पता चल जाता है कि ब्लड का फ्लो, क्योंकि सेल से टकरा के वापस जाएगा वो साउंड, तो उससे इन ब्लड फ्लो का भी हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ब्लड फ्लो कैसे हो रहा है, या कितना क्या ब्लड फ्लो का वेलोसिटी क्या है ना। तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। देखिए तो रक्त प्रवाह मापन के लिए भी हम क्या करते हैं, मेडिकल अल्ट्रासाउंड जो है या डॉपलर स्कैन का यूज करते हैं, है ना। और चौथा क्या है, वेदर रडार फॉर स्टॉर्म ट्रैकिंग। ये दिख रहा है आपको, ये वेदर रडार, ये वेदर रडार कि मौसम में कुछ अगर गड़बड़ी होती है तो वो भी हमको पता चल जाता है ना। तो स्टॉर्म ट्रैकिंग मतलब स्टॉर्म किसको बोलते हैं हम, स्टॉर्म जो है तूफान ट्रैकिंग के लिए भी मौसम रडार का यूज किया जाता है। अगर कांस्टेंट स्पीड से वेव, जैसे एयर तो चलती है हवा, लेकिन जब स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, तो हवा बहुत तेजी से चलती है, तो उसका पता करना है। क्योंकि भाई अब ऐसा तो नहीं है पूरी जगह, सब जगह पूरे वर्ल्ड में एक साथ तूफान, पर्टिकुलर प्रेशर में कहीं पे भी चेंज होने के कारण स्टॉर्म वगैरह जो है वो देखने को मिलते हैं। तो कितना डिस्टेंस पे है अभी हम तक पहुंचने में, तो वो इस सिस्टम से पता किया जा सकता है। तो इसमें भी डॉपलर इफेक्ट का ही यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये है उपयोग जो है डॉपलर इफेक्ट का हम कर सकते हैं, जो कि करते हैं एक्चुअल में, है ना। तो ये देखिए पुलिस, ट्रैफिक पुलिस भी यूज करती है डॉपलर इफेक्ट का। वेदर के लिए भी हमको अगर स्टॉर्म वगैरह या तूफान ट्रैकिंग के लिए अगर हमको क्या करना है, मौसम रडार का यूज करते हैं ना, वेदर रडार, ये वेदर रडार है। ये है ट्रैफिक पुलिस का जो भी है स्पीड डिटेक्शन रडार या स्पीड रडार भी इसको कह सकते हैं, है ना। और ये क्या है, अल्ट्रासाउंड जो मेडिकल में यूज किया जाता है, ब्लड फ्लो कैसे हो रहा है ना। तो ब्लड फ्लो का अगर हमको मेजरमेंट करना है या रक्त प्रवाह का मापन करना है, तो हम डॉपलर इफेक्ट का यूज करते हैं। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए डेली लाइफ में कितना यूज होता है डॉपलर इफेक्ट का। अब ये कैसे होता है वो भी हम लेंगे। चलिए अभी देखिए हम क्या कर रहे हैं, डॉपलर इफेक्ट का हम फॉर्मूला ले लें फॉर साउंड। अब देखिए इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एप्लीकेशंस क्या है डॉपलर इफेक्ट की, है ना। कॉमन एग्जांपल्स को पूछ ले, ठीक है, या फिर किसने दिया था, किसने डिस्कवर किया था, तो ये क्रिश्चियन डॉपलर ने किया था। अब कब किया था, चलो ये तो नहीं पूछेंगे, है ना, कि ये हिस्ट्री की क्लास नहीं अपने, तो ये नहीं पूछेंगे। तो ये जरूर पूछ सकते हैं कि भाई किसने किया है, क्रिश्चियन डॉपलर इसका फुल नेम है, डॉपलर ने किया नाम से, है ना, लेकिन पूरा नाम क्रिश्चियन, आगे क्रिश्चियन लगा दो, क्रिश्चियन डॉपलर हो जाएगा। कॉमन एग्जाम्पल्स क्या है, या फिर डॉपलर इफेक्ट किसमें चेंज की वजह से देखने को मिलता है,
तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, वेव के फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, और कैसे होता है, किस कारण होता है वेव में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के, जो कि स्रोत और श्रोता के मध्य सापेक्षिक गति के कारण हमको ये चेंज देखने को मिलता है। मतलब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच रिलेटिव मोशन के कारण ये हमको फ्रीक्वेंसी में और वेवलेंथ में चेंज देखने को मिलता है। चलिए, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए डॉपलर इफेक्ट का हम फॉर्मूला ले रहे हैं। अब ये डॉपलर इफेक्ट जो भी हमने लिया कि पास में जाते हैं तो दूर आते हैं, तो जो भी वेवलेंथ और उसकी फ्रीक्वेंसी में कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलता है। तो कैसे मिलता है, क्या मिलता है, वो चीज ले लेते हैं। तो देखो इसके लिए क्या फॉर्मूला मिलेगा। फॉर अ वेव ट्रैवलिंग इन अ मीडियम, फॉर अ वेव ट्रैवलिंग इन अ मीडियम, ठीक है ना। अब साउंड वेव जो है या कोई भी वेव जो है किसी मीडियम में ट्रैवल कर रही है। अब देखो मीडियम की रिक्वायरमेंट है, तो कौन सी वेव हो गई है, मैकेनिकल वेव। तो देखो ये भी आपको लेके चलना पड़ेगा साथ में, जो पीछे वाली क्लास में हमने पढ़ा था, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखो। ये अगर लेते रहोगे तो वो जो पीछे जो पढ़ा है आपने वो भूलो नहीं, कि उस पर बेस भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती है, यांत्रिक जो माध्यम रिक्वायरमेंट, और जिसको माध्यम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यांत्रिक तरंगों में ही ये देखने को मिलेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों में भी ये इफेक्ट देखने को मिलता है। तभी तो हम आकाश गंगाओं के और उनके वेग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो फॉर अ वेव ट्रैवलिंग इन ए मीडियम, तो हम यहाँ पे एक साउंड वेव के लिए ले रहे हैं। किसके लिए ले रहे हैं, साउंड के लिए। सेम वो चीज दूसरी वेव्स के लिए भी होगा, ठीक है ना। कोई एक पर्टिकुलर हमने एग्जांपल किसके लिए ले रहे हैं, अब साउंड वेव के लिए, समझने के लिए। तो देखिए, तो यहां पे हमको क्या मिलेगा, जो भी स्रोत और श्रोता की, मतलब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच जितने भी रिलेटिव मोशन, चाहे वो पास में आ रहे हो, दूर जा रहे हो, एक रेस्ट पे दूसरा इधर उधर मूव कर रहा है, या ये रेस्ट पे ये इधर उधर मूव कर रहा है आगे पीछे, तो उसके कारण जो भी फ्रीक्वेंसी में या वेवलेंथ में, तरंग दैर्ध्य में और आवृत्ति में जितना भी परिवर्तन देखने को मिलता है, वो कैसे मिलता है। तो हमको यहाँ पे जो भी देखो आभासी परिवर्तन जो भी है एफ डैश मिल रहा है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी जो वो सोर्स जो है, सोर्स या स्रोत जो है, इतनी फ्रीक्वेंसी का साउंड जो है वो क्रिएट कर रहा है। मतलब एफ फ्रीक्वेंसी का, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ये, कि इतनी फ्रीक्वेंसी का ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब ये इसकी प्राकृतिक आवृत्ति है, इतनी आवृत्ति का वो ध्वनि तरंगे उत्पन्न कर रहा है, जो कि एफ है। लेकिन डॉपलर इफेक्ट में क्या है, कुछ चेंज देखने को मिलता है रिलेटिव मोशन के कारण, है ना। मतलब आपेक्षिक या सापेक्षिक गति के कारण जो भी परिवर्तन देखने को मिलता है वही डॉपलर इफेक्ट है। तो वही चीज हम देखें तो कितना परिवर्तन देखने को मिलेगा, कि अब आपेक्षिक या सापेक्षिक गति के कारण जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, एफ के कुछ मल्टीपल्स में मिलेगी, या तो उससे ज्यादा या उससे कम मिलेगी, है ना। तो देखिए क्या मिलता है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, v प्लस माइनस वी जीरो अपॉन v माइनस प्लस वी एस। यहां देखिए प्लस माइनस और यहाँ पे माइनस प्लस है वी एस। अभी ऐसा क्यों ले रहे हैं इसका, अब देखिए इसमें v क्या है, f क्या है, f डैश क्या है, ये चीज भी यहाँ पे देख लेते हैं, है ना। तो डॉपलर इफेक्ट किसके लिए ले रहे हैं हम, डॉपलर प्रभाव, डॉपलर प्रभाव सूत्र, डॉपलर प्रभाव सूत्र ले रहे हैं हम किसके लिए, ध्वनि तरंगों के लिए, ध्वनि तरंगों के लिए, या ध्वनि के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या लिए, फॉर ए वेव ट्रैवलिंग इन ए मीडियम, मतलब एक तरंग जो है, तरंग जो माध्यम में गति कर रही है, माध्यम में गतिशील है या गति कर रही है। तो जो गतिशील तरंग है उसके लिए देखो आभासी जो उसकी आवृत्ति है कितनी मिलेगी, एफ डैश, वो एफ डैश कितने मिल रही है हमको, देखो एफ वी प्लस माइनस वी जीरो अपॉन, चलो मैं यहाँ पे भी ये फॉर्मूला लिख लेता हूं आपको, एफ डैश इजगल टू मिलेगा एफ एफ डैश इजगल टू आपको मिल रहा है एफ वी माइनस सॉरी वी प्लस माइनस वी जीरो अपॉन वी माइनस प्लस वी एस। तो ये फॉर्मूला हमको डॉपलर इफेक्ट के लिए मिलेगा। मतलब कब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कब कम होगी वो हम इससे पता कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे आया वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आएगा ये। तो देखिए यहां पे ये स्रोत जो है एफ फ्रीक्वेंसी का या एफ आवृत्ति का साउंड जो है क्रिएट कर रहा है और वो ऑब्जर्वर तक पहुंच रहा है। तो मान लेते कि एक सेकंड में वो लैम्बडा दूरी तय कर रहा है,
ठीक है ना, 1 सेकंड के लिए ले रहे हैं, तो जो भी इस तरंग का वेग होगा वो किसके बराबर हो जाएगी, इसकी वेवलेंथ के बराबर, या सॉरी इसके वेग के बराबर, या चलो वेग के बराबर भी नहीं ले, 1 सेकंड का भी नहीं ले, कि भाई इतने वेव्स जो है वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है और इस ऑब्जर्वर तक पहुंच रही है, जो इसकी तरंग दैर्ध्य मान ले कि भाई लैम्डा है, और उसका वेग जो है वो v है। वेग कितना है उसका, जो भी ये साउंड क्रिएट कर रहा है इस तक, इस v वेग से पहुंच रहा है, तो v इक्वल टू हमको पता है कितना होता है, n लैम्डा, हमने लिया ही था पहले भी, तो यही हम चीज यहाँ पे भी लेके चलेंगे, इसी के बेसिस पर हमको पता चलेगा ये जो v है वो v कैसे आया, v0 क्या है, vs क्या है, o ऑब्जर्वर के लिए, s स्रोत के लिए, ये लिखा है मैंने देखो, s स्रोत के लिए और o क्या है, ऑब्जर्वर है, पर्यवेक्षक या श्रोता जो कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एफ डैश क्या है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, ऑब्जर्व मतलब कितनी हमने ऑब्जर्व की, अब कितनी मिल रही है, मतलब श्रोता द्वारा सुनी गई आवृत्ति, तो एफ डैश क्या है, ऑब्जर्व मतलब श्रोता द्वारा या श्रोता को प्राप्त आवृत्ति, श्रोता को कितनी आवृत्ति प्राप्त हो रही है स्रोत से, है ना, श्रोता को स्रोत से ही प्राप्त होगी, लेकिन स्रोत कितनी छोड़ रहा है उतनी की उतनी तो नहीं होगी ना, कुछ दूरी होगी, वो और भी गति करेगा तो कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिला, तो वही हमको एफ डैश से निकालनी है कुल मिला के, कि कितनी फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, कितनी आवृत्ति, और एफ क्या है देखिए, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, उसकी स्वाभाविक आवृत्ति है, किसकी, स्रोत की स्वाभाविक आवृत्ति, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी उसकी सोर्स की, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है, v जो है वो ये जो साउंड जा रहा है ना, मतलब स्रोत जितना भी साउंड या ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, ध्वनि तरंगे, उनका वेग है, ठीक है ना, तो v क्या है, ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग, जो ध्वनि स्रोत उत्पन्न कर रहा है उसका वेग है, और vo क्या है देखिए, और vs क्या है, ऐसे तो पहले ही बता दिया मैंने आपको, vo जो है वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, है ना, ऑब्जर्वर कितना पास में या दूर जा रहा है, तो कितने वेग से जा रहा है वो पास में या दूर, उसको हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर सॉरी, श्रोता का वेग, श्रोता का वेग, ठीक है ना, और vs सोर्स का वेग, वेलोसिटी ऑफ सोर्स मतलब स्रोत का वेग है, स्रोत का वेग, ये लीजिए, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, है ना। अब देखिए इसमें ये प्लस माइनस माइनस प्लस, कब प्लस होगा कब माइनस होगा, तो ये कंडीशंस है जिसको हम साइन कन्वेंशन भी कह सकते हैं, या कौन सा साइन इस पे यूज करना है जब पास में जाएगा दूर जाएगा, ये देखिए, तो क्या है, ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स सोर्स, ऑब्जर्वर जब सोर्स की तरफ जाएगा, मतलब स्रोत जो है, स्रोत किधर जा रहा है, श्रोता जो है स्रोत की तरफ जा रहा है, श्रोता जो है स्रोत की तरफ जाता है, ठीक है ना। चलो इसको मैं एक बॉक्स में बंद कर देता हूं ताकि आपको डिफरेंशिएट करने में कोई दिक्कत ना हो, ये डिफरेंशिएट हो जाएगा यहां से, हाँ ठीक है ना। अब देखिए पहला वाला तो ये हो गया अपने पास, सॉरी ये पहला हो गया फर्स्ट वाला। अब देखिए दूसरा क्या है, देखो जब ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, श्रोता जो है स्रोत की तरफ जाता है, श्रोता जो है वो जब स्रोत की तरफ जाएगा मतलब उसकी तरफ जा रहा है तो उसको ज्यादा सुनाई देगा, मतलब पॉजिटिव चीज हो रही है, बढ़ रही है ना, तो इसके लिए हम क्या लेंगे फिर, v0 जो है वो प्लस में लेंगे, क्या लेंगे प्लस में, और वही चीज ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, जब श्रोता
स्रोत से दूर जा रहा है, श्रोता जो है वो स्रोत से दूर जा रहा है। तो देखिए जब दूर जाएगा तो उसको माइनस लेना, फिर पास में आएगा तो प्लस, दूर जाएगा तो माइनस। वही चीज सोर्स मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, आप स्पीकर के पास जाओ या स्पीकर आपके पास जाओ, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेग भी कुछ ना कुछ प्लस में ही मिलेगा। ये साइन कन्वेंशन ले रहे हैं, ठीक है ना। तो सोर्स मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर मतलब स्रोत जो है, स्रोत श्रोता की ओर, स्रोत श्रोता की ओर, साउंड खुद आ रहा है अपने पास, ठीक है ना। स्रोत श्रोता की ओर, तो स्रोत जब श्रोता की ओर जाएगा तो नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जर्वर पास में आ रहा पॉजिटिव, स्रोत तो उसकी नेगेटिव डायरेक्शन में। देखिए ऑब्जर्वर इधर की तरफ जा रहा है, इसको प्लस लिया तो ये तो इधर आ रहा है, नेगेटिव हो गया ना, है ना, वही चीज ले रहे हैं। तो स्रोत श्रोता की ओर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव लेना पड़ेगा हमको। तो स्रोत श्रोता की ओर जाता है, तो जब स्रोत श्रोता की तरफ जाता है तो हमको माइनस वीएस लेना है, और सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर तब हमको क्या करना है, स्रोत जो है श्रोता से दूर जाता है। तो स्रोत जब श्रोता से दूर जाएगा तो प्लस वीएस। देखो ऑब्जर्वर जब पास में आए तो पॉजिटिव, ऑब्जर्वर दूर जाए नेगेटिव, स्रोत पास में नेगेटिव, स्रोत दूर जाए पॉजिटिव, है ना। अब ऐसा क्यों ले रहे हैं, उसका रीजन है, इसको हमने पॉजिटिव लिया क्योंकि ऑब्जर्वर को देखना है हमको, स्रोत तो वो तो कर ही रहा है, ऑब्जर्वर कितना सुन रहा है कितना नहीं सुन रहा है। तो ऑब्जर्वर को हमको क्या करना पड़ेगा, एक तरह से मूल बिंदु की तरह या रेफरेंस पॉइंट की तरह लेना पड़ेगा, इसीलिए ये इसके लिए पॉजिटिव, और ये जब पास में आ रहा तो नेगेटिव ले रहा है। इसको हम साइन कन्वेंशन, जैसे आपने 10th में भी यूज किया होगा या 12th में भी लाइट वाले चैप्टर में, तरंग सॉरी प्रकाश वाले चैप्टर में लेंस के लिए साइन कन्वेंशन यूज करते थे कि ऑब्जेक्ट जब इमेज किधर बन रही है, ऑब्जेक्ट किधर है, लेफ्ट में होता तो नेगेटिव, राइट में होता तो पॉजिटिव, ये चीज। तो वही साइन कन्वेंशन इधर भी यूज करेंगे, तो इससे हमको जो जो फ्रीक्वेंसी में जितना भी परिवर्तन देखने को मिलेगा वो पता चल जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अगर आप एफ डैश इक्वल टू एफ वी प्लस माइनस वी जीरो वी माइनस प्लस वी एस, ये अगर आप याद कर लो तो फिर आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, कोई भी कंडीशन अगर पूछे तो आप कर सकते हो। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके बता देता हूं आपको, ये सब चेंज हो जाएगा। चलिए यहीं पे थोड़ी सी जगह ले लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं एक कोई भी और, जैसे मान लेते हैं कि स्रोत जो है, ऑब्जर्वर जो है, स्रोत जो है, स्रोत को ले लेते हैं, स्रोत श्रोता की तरफ आ रहा है, स्रोत क्या हो रहा है, श्रोता की तरफ आ रहा है, और श्रोता जो है वो रेस्ट पोजीशन पे है ना। तो स्रोत जब अगर पहली कंडीशन ले रहे हैं, पहली कंडीशन क्या ले रहे हैं, देखिए एक कंडीशन ले लेते हैं, क्या ले रहे हैं हम, स्रोत जो है श्रोता की तरफ आ रहा है, तो इससे देखिए हमको क्या लास्ट में क्या फ्रीक्वेंसी हमको देखने को मिलती है वो यहां पे पता चल जाएगा। देखिए क्या मिलेगा कि स्रोत जो है श्रोता की तरफ आ रहा है, मतलब वी एस जो है वो कितना लेंगे हम, चलो इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप डिफ्रेंशिएट करने में आपको आसानी रहे। देखिए तो यहां पे अब देखें तो वी एस जो है स्रोत श्रोता की ओर जा रहा है, तो देखिए स्रोत जब श्रोता की ओर जाता है तो वी एस माइनस लेते हैं हम, तो यहां पे आ जाएगा ये नेगेटिव, है ना। और स्रोत देखो श्रोता जो है वो गति नहीं कर रहा है, तो श्रोता का वेग क्या मिल गया हमको, वी जीरो जो है वो जीरो मिलेगा। तो यहां से अगर हम देखें तो एफ डैश हमको कितना मिलेगा, एफ डैश इक्वल टू एफ तो है ही है स्रोत की जो भी आवृत्ति है, v प्लस माइनस वी जीरो, तो यहां तो सिर्फ v बचेगा, प्लस माइनस वी जीरो तो कितना है जीरो, मतलब सिर्फ v बचेगा ऊपर तो। और यहाँ पे क्या देखिए v और कौन सा लेंगे, माइनस वी एस है ना, ये देखिए माइनस वी एस जब स्रोत श्रोता की ओर जा रहा है, यही है स्रोत श्रोता की ओर, है ना।
तो क्या आ जाएगा v माइनस वी एस। तो इतना जो है वो परिवर्तन, देखो ये नेचुरल का इतना गुना कुछ ज्यादा या कम, वो कैसे पता चलेगा? देखो v है ऊपर और v माइनस वी एस, v और v माइनस वी एस है, ये मान लो अगर 2 ले ले तो 2 में से कुछ माइनस होगा तो इससे तो कम ही मिलेगी, मतलब उसको ज्यादा सुनाई देगी। सिर्फ स्रोत पास में आ रहा तो ज्यादा ही फ्रीक्वेंसी का मिलेगा, वही बताया था मैंने। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ देखो ज्यादा ही मिलेगी। तो ऐसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको एग्जांपल लेके इस फॉर्मूले से, अगर ये आप याद कर लो तो फिर हो गया। डॉपलर इफेक्ट इससे से पता चल जाएगा। तो इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई स्रोत श्रोता की ओर जा रहा है या श्रोता स्रोत की तरफ आ रहा है या दोनों एक दूसरे को पास में जा रहे हैं, तो बस ये साइन कन्वेंशन यूज करके आप ये सारी जो भी फ्रीक्वेंसी का है वो सब निकाल सकते हैं। कब बढ़ेगी कब कम होगी वो तो हम ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले के बेस्ड पूछ लिया तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। बस एफ डैश इज इक्वल टू एफ वी प्लस माइनस वी जीरो अपॉन वी माइनस प्लस वी एस। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकल डेरिवेशन कर रहे हैं किसका, डॉपलर इफेक्ट का, कि वो फॉर्मूला जो हमने लिया है वो एक्चुअल में आया कहां से, कैसे आया। तो ये जो फॉर्मूला लिया है इससे हम निकाल तो सकते हैं, लेकिन वो याद करना पड़ेगा, है ना। याद कर लो तो बेस्ट है, लेकिन अब ये कैसे आया तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकल डेरिवेशन कर रहे हैं, डॉपलर प्रभाव का गणितीय व्युत्पत्ति ले रहे हैं। ठीक है ना। अब इसके लिए देखो पहला केस ले रहे हैं क्या, कि जब सोर्स जो है, पहला केस क्या ले रहे हैं कि जब सोर्स जो है मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, मतलब स्रोत एक स्थिर प्रेक्षक की ओर बढ़ रहा है। प्रेक्षक या पर्यवेक्षक बोलो, श्रोता बोलो, एक ही चीज है ना। तो देखो क्या हो रहा है, स्रोत जो है एक स्थिर प्रेक्षक की ओर बढ़ रहा है, जो यही कंडीशन अभी पीछे ली थी मैंने। देखिए स्रोत जब, तो क्या मिलेगा, एफ डैश इज इक्वल टू एफ वी अपॉन वी माइनस वी एस। देखते यही मिलता है कि नहीं मिलता है। ये देखिए एफ डैश इज इक्वल टू एफ वी अपॉन वी माइनस वी एस मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन कैसे मिल रहा है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या चीज देखने को मिल रही है, एफ इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ये तो हमने पीछे ही ले लिया है कि वी एस जो है वो सोर्स का, एफ डैश ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी, वो तो सब हमने ले ही लिया। यहाँ पे भी देखिए एफ क्या है, स्रोत की वास्तविक या वास्तविक आवृत्ति है या स्वाभाविक आवृत्ति है। ठीक है ना, यही बताया था मैंने। देखिए एफ क्या है, स्रोत की स्वाभाविक या वास्तविक आवृत्ति। वी जो है हवा में ध्वनि का वेग है, जिस भी वेग से वो ध्वनि जो है जा रही है स्रोत तक पहुंच रही है। ठीक है ना, तो उसका वेग वी हमने लिया ही है यहाँ पे, है ना। और ये इसकी वेवलेंथ होगी लैम्डा। वी एस क्या है, एफ डैश। तो ठीक है ना, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन ले लेते हैं कि स्रोत जो है वो श्रोता तक कुछ तरंगे जो है पहुंचा रहा है, कंटिन्यूस पर उसकी तरफ जा रही है। किस वेग से, वी वेग से जा रही है। उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी है, लैम्डा है। तो कितने टाइम में, मान लो एक पर्टिकुलर टाइम में इस तक पहुंच रही है, हम दोनों गति नहीं कर रहे हैं मान लो, है ना। तो इस पर टाइम पीरियड क्या होगा इसका, कुछ ना कुछ टाइम पीरियड में वो पहुंचेगा इस तक। लेकिन जब सोर्स उसकी तरफ जाएगा, स्रोत जो है उसकी तरफ जाएगा, ये तो क्या है, स्टेशनरी कंडीशन पे ले रहे हैं कि दोनों ही रुके हुए, तो ये वी वेग से और लैम्डा तक जा रहा है। लेकिन स्रोत जब पास में जाएगा, ये देखिए स्रोत यहाँ पे क्या कर रहा है, पास में गया, तो ये तो एस डैश हो गया, एस हो गया। इसकी अब पोजीशन क्या होगी स्रोत की, एक टाइम के बाद एस डैश। तो उसने कितनी गति की है ना। अब ये वी एस वेग से जा रहा है आगे, है ना। तो साउंड जो अब वो पहुंचेगा, कम टाइम में पहुंचेगा उस तक, पहले ज्यादा टाइम में पहुंच रहा था, या फिर उसकी वेवलेंथ क्या थी, ज्यादा थी। अब कम है तो फ्रीक्वेंसी उसको ज्यादा सुनाई देगी। तो अब कितना बचा, जैसे मान ले एक सेकंड में वो वी वेग से अगर गति कर रहा था, लैम्डा दूरी तय कर रहा था, है ना। क्या है यहाँ पे देखो, तो टाइम पीरियड ऑफ वेव अगर इस कंडीशन के लिए देखे तो कितना मिलता है, 1/f, है ना। तरंग की समयावधि क्या है, t = 1/f, मिलता ही है नेचुरली। तो लेकिन इस t समय में के दौरान स्रोत पर्यवेक्षक की ओर बढ़ रहा है। इस t समय में स्रोत जो है वो क्या कर रहा है, पर्यवेक्षक की तरफ बढ़ रहा है। तो कितनी दूरी तय करेगा वो, vs × t। क्यों, क्योंकि vs = हमको पता है क्या होती है, दूरी बटा समय। इस समय के दौरान स्रोत देखो पर्यवेक्षक, तो कितनी दूरी तय करेगा वो, vs × t, क्योंकि क्या होती है, दूरी बटा समय होता है। तो कितनी दूरी तय करेगा, vs × t दूरी, जो कि उसकी अब किसकी फॉर्म में ले रहे दूरी हम, देखो तरंग की, तरंग दैर्ध्य की फॉर्म में। ठीक है ना। तो जो भी लैम्डा अब मिलेगी वो कितनी मिलेगी, इस वेग से वो उसके पास में आ रहा है,
तो कुछ ना कुछ ये तरंग दैर्ध्य जो है कम होगी, या डेल जो भी कम होगी, कितनी कम होगी, पहले देखो पूरी लैम्बडा थी, ये पास में आया तो कितनी है लैम्बडा डैश, तो वो लैम्बडा डैश कितनी मिलेगी, तो इसलिए नई तरंग दैर्ध्य अब इसको कितनी मिलेगी, क्योंकि देखो डिस्टेंस ट्रैवल बाय साउंड इन वन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, वीटी कर रहा है भाई, एक समय अवधि के दौरान तय की गई दूरी कितनी है वीटी, वही मैं बताया दूरी बटा समय करेंगे तो दूरी कितनी होगी वी इंटू टी, स्रोत से जो भी ये वेग है v है, अब t टाइम में यहां तक पहुंच रही है, एक समय अवधि जो t लिया हमने एक टाइम पीरियड के लिए, तो कितनी मिल जाएगी ये दूरी v इंटू टी मिलेगी, पूरी पूरी दूरी जो है वो कितनी मिलेगी, चाहे उसको आप लैम्बडा ही लो तो लैम्बडा कितना मिलेगा v इंटू टी मिलेगा, है ना। अब अगर वही चीज देखे बट ड्यूरिंग दिस टाइम t द सोर्स मूव टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो जब वो ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, अगर सोर्स स्रोत जो है श्रोता की तरफ जा रहा है, तो पहले लैम्बडा थी, अब कितनी बची, सिर्फ लैम्बडा डैश में ही पहुंच जाएगी, दूरी कम होगी ना, तो वो कितनी कम हो रही है, अब देखो ये अगर दूरी सिर्फ इसकी दूरी देखे तो वो कितनी मिलेगी, vs वेग से चल रहा था तो vs इंटू टी मिल गया, और एक सेकंड में लिए तो सिर्फ vs है, तो वो कितनी बची अब v माइनस वी एस, जो भी लैम्बडा डैश है वो कितनी बची v माइनस वी एस बची, लेकिन हमने एक सेकंड नहीं लिया, हमने एक टाइम पीरियड लिया कि इस टाइम में ये वहां तक पहुंच रही है, तो देखिए तो अब देयरफॉर द न्यू वेवलेंथ, अब नई वेवलेंथ हमको कितनी मिलेगी, नई तरंग दैर्ध्य, देखिए वापस समझा देता हूं, ये स्रोत है v वेग से ध्वनि गति कर रही है और इस तक पहुंच रही है एक टाइम t में मान लो, ठीक है ना, तो इसके लिए किसने कितनी दूरी तय की, दूरी कितनी है लैम्बडा है, वो लैम्बडा किसके बराबर होगी v इंटू टी के, v इंटू टी के, अब जरूरी नहीं लैम्बडा ही लो, आप कुछ दूरी ले लो, चलो दूरी ले लेते हैं, तो v इंटू टी दूरी में, अब जब ये गति कर रहा है इस vs वेग से किसकी तरफ, श्रोता की तरफ, मतलब ऑब्जर्वर की तरफ, तो ये भी क्या करेगा vs वेलोसिटी से मूव कर रहा है, vs वेलोसिटी से क्या कर रहा है मूव कर रहा है, ये देखिए हमने लिए वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, सोर्स भी क्या कर रहा है अगर ऑब्जर्वर की तरफ, जो साउंड जो छोड़ रहा है वो तो v वेग से गति कर रहा है, लेकिन ये खुद vs वेग से गति कर रहा है, तो अब ये तरंग दैर्ध्य या दूरी जो है उस ऑब्जर्वर के तक पहुंचने के लिए तरंगों को कम दूरी तय करनी पड़ेगी, अब वो दूरी कितनी बची लैम्बडा डैश बची, पहले पूरी लैम्बडा थी लैम्बडा डैश बची, तो लैम्बडा डैश कितनी मिलेगी vt माइनस vst, ये देखिए v माइनस vs, अगर एक सेकंड के लिए ले, अदरवाइज vt हो गया और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा t आ जाएगा, तो कितनी मिल जाएंगे लैम्बडा डैश हमको देखो vt माइनस vst, लैम्बडा डैश बची, तो देखिए तो लैम्बडा डैश इक्वल टू, देखिए तो t हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया और t कितना लिया था हमने 1/f, ऊपर से चल ही रहा है, तो देखिए लैम्बडा डैश जो हमको कितनी मिल जाएगी v माइनस vs, t की जगह पे हमने ले लिया 1/f, है ना। अब हमको क्या चाहिए ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए, क्योंकि प्रेक्षित आवृत्ति हमको चाहिए, प्रेक्षित आवृत्ति देखो लैम्बडा डैश तो इतनी बची, ये तो अपने को समझ में आ गया आपको, v माइनस vs और t की जगह पे 1/f रख दिया तो अपॉन f आ गया, अब यहाँ पे ऑब्जर्व जो है या प्रेक्षित आवृत्ति श्रोता को अब कितनी सुनाई देगी, जब दोनों एक निश्चित दूरी पे थे तब तो इतनी सुनाई दे रही थी f, अब जब ये vs वेग से इसकी तरफ आ रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, इतनी दूरी इसने तय कर दी है, तो अब इस तक जो तरंग या आवृत्ति पहुंच रही है, तरंग जो पहुंच रही है उसकी आवृत्ति कितनी होगी, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो है वो f डैश इक्वल टू कितना मिलेगा v अपॉन लैम्बडा डैश। अब ये कैसे आया, तो हमको पता है v इक्वल टू होता है n लैम्बडा या f लैम्बडा, f फ्रीक्वेंसी है, लैम्बडा उसकी वेवलेंथ है, तो यहां से f जो है v डैश हो गया, तो कितना मिल जाएगा f डैश इक्वल टू v अपॉन लैम्बडा, यही चीज है देखिए, तो ये ऐसे आया, तो f डैश इक्वल टू कितना हो गया v अपॉन लैम्बडा डैश, तो देखिए f डैश को कितना मिलेगा, ये लैम्बडा डैश जो हमने निकाला है इसकी वैल्यू अगर हम यहां पे पुट करें, यहां पे रखे, ठीक है ना, ये देखिए f डैश कितना मिल जाएगा v अपॉन लैम्बडा डैश मिल रहा है, इस लैम्बडा डैश की वैल्यू ये जो मिली है ना हमको, इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा f डैश इक्वल टू v अपॉन v माइनस vs अपॉन f, यही तो है, ये देखो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, बस v के नीचे ही सारा आ गया, है ना। अब देखिए f तो नीचे था, अब इसके अपॉन में अपॉन था, ये देखिए यहां से मैं बता देता हूं, v तो है ही है और लैम्बडा क्या है देखिए v माइनस vs, अपॉन में इसके f है तो f चला जाएगा ऊपर, तो क्या मिल जाएगा देखिए vf अपॉन v माइनस vs, यही मिल रहा है हमको यहाँ पे, ये देखिए, है ना, तो f डैश कितना मिल रहा है अब f
v अपॉन v माइनस vs, और यही मिला था हमको पीछे भी, ये देखिए पीछे भी हमको यही मिला था, देखिए f डैश इज इक्वल टू f v अपॉन, ये कुछ नहीं है v माइनस vs, तो ऐसे ये आएगा, है ना। ये फर्स्ट केस के लिए तो कितना मिल रहा है देखिए f डैश। अब जब स्रोत उसके पास में जाएगा, ऐसे सोचो हम खड़े हैं, स्पीकर हमारे पास में आएगा तो हमको ज्यादा फ्रीक्वेंसी का और ज्यादा पिच हमको सुनाई देगा, तो यहाँ पे भी ज्यादा ही मिल रही है देखिए f डैश, f के इसने मल्टीप्लाई में मिल रही है, क्योंकि v अपॉन v माइनस vs मिल रहा है। जैसे मान लेते हैं v जो है वो 5 है, v कितना है 5 है, और vs जो है वो कुछ भी है, 2 है 3 है, जो भी है। तो यहाँ पे देखिए f डैश जो है f से कितना गुना मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा। कैसे मिल रहा है वही बता रहा हूं मैं, देखो 5 बटा कितना मिलेगा 5 माइनस 2 मतलब 3, अब 5 बटा 3 करेंगे तो 1 से तो ज्यादा ही वैल्यू मिलेगी, मतलब f डैश जो होगा ना, f डैश जो होगा वो जब f से क्या मिलेगा ज्यादा ही मिलेगा, इस केस के लिए f डैश जो है वो f से ज्यादा मिलेगा इस वाले पर्टिकुलर केस के लिए, जब स्रोत उसकी तरफ आ रहा है। आगे समझ में, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। यहां पे अगर कुछ डिफरेंशिएट कर लेता हूं, चलिए मैं ये वाला एक एग्जांपल लिया हमने, है ना, ये डिफरेंशिएट कर दिया मैंने। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर दूसरा केस लेते हैं। यहां पे देखिए हमने क्या लिया है, स्रोत को मूवेबल लिया है और स्रोत जो है वो स्थिर था, मतलब सोर्स जो है वो मूवेबल है और ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट पे है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट केस ले रहे हैं हम, दूसरा क्या है, सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अब देखिए मतलब अभी तो वो दूसरे केस में भी ये ऑब्जर्वर रेस्ट पे ही है, लेकिन सोर्स जो है उससे दूर ले रहे, ठीक है। ऑब्जर्वर को अभी तक हमने मूव नहीं किया, तो देखो ऑब्जर्वर वही है, अब स्रोत पहले तो पास में आ रहा था, अब क्या हो रहा है दूर जा रहा है। तो देखिए पहले वेवलेंथ कम हो रही थी, अभी वेवलेंथ बढ़ रही है, क्यों, स्रोत पहले यहां पे था, तो ये वाली चीज तो हमको कितनी मिल रही है लैम्बडा, तो पहले इस तक पहले पहुंच रही थी, जल्दी पहुंच रही थी और ज्यादा फ्रीक्वेंसी की पहुंच रही थी। अब जब ये दूर जाएगा तो वेवलेंथ बढ़ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी कम मिलेगी। स्रोत भाई हम यहाँ पे स्पीकर हमसे दूर जा रहा है तो कम फ्रीक्वेंसी का कम पिच सुनाई देगा हमको, और ज्यादा दूर लेते जाएंगे तो कम होता जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, अब सोर्स देखो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो Vs क्या लेंगे, अगर उस फॉर्मूले में देखेंगे तो Vs पॉजिटिव लेंगे और V जीरो तो जीरो ही लेंगे, है ना, क्योंकि वो तो मूव कर नहीं रहा है अभी। चलिए तो यहां पे क्या मिलेगा, देखो ये लैम्बडा थी, वो V वेग से ये साउंड जो है वो गति कर ही रहा था, है ना। तो अब टोटल जो ये दूरी मिलेगी अगर एक पर्टिकुलर टी टाइम में देखे तो कितना मिल जाएगा, लैम्बडा डैश जो है वो लैम्बडा से ज्यादा है, और कितना ज्यादा है Vs ज्यादा है, लैम्बडा प्लस Vs अगर 1 सेकंड में ले तो टोटल अगर यहाँ पे देखे तो दूरी V प्लस Vs के बराबर होगी इंटू टी, ये भी कितनी दूरी है Vs इंटू टी अगर एक टाइम पीरियड के लिए ले तो देखिए यहां पे फिर क्या मिल जाएगा, नई जो वेवलेंथ मिलेगी, मतलब नई तरंग दैर्ध्य जो मिलेगी इस केस के लिए, तो क्या मिलेगी नई तरंग दैर्ध्य क्या मिलेगी, देखिए अब क्या है, सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम दी, जब स्रोत जो है स्रोत श्रोता से दूर जा रहा है, दूर जाता है, तो जब स्रोत जो है श्रोता से दूर जाता है तो हमको क्या चीज देखने को मिलेगी, तो देखिए कितना मिलेगा लैम्बडा डैश जो है, देखिए वीटी तो था ही, इतना बढ़ गया ना, वीटी तो पहले था ही इनिशियली अगर देखे तो वी इंटू टी, है ना, अब इतना क्या हो गया ये वीएसटी से बढ़ गया तो प्लस वीएसटी, मतलब वेवलेंथ अब ज्यादा मिल रही है। पीछे देखिए वेवलेंथ क्या हो रही थी, कम हो रही थी, वीटी माइनस वीएसटी मिल रहा था, यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि स्रोत जो है वो उससे दूर जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी उसको कम मिलेगी, सीधी सी बात है, जो मैंने इनिशियली आपको बताया था। ये देखिए यहाँ पर जिससे दूर जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, वेवलेंथ ज्यादा, इसकी देखो फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिल रही है लेकिन वेवलेंथ कम मिल रही है। चलिए तो इससे देखिए क्या मिलेगा हमको, मतलब दूरी जो है उसकी घट रही है, यहाँ पे दूरी देखिए बढ़ रही है, तो नई तरंग दैर्ध्य अब हमको देखो लैम्बडा डैश इक्वल टू कितना मिल रहा है, v प्लस vs, और t को हमने कॉमन ले लिया, तो वही चीज जो पहले की हमने, हमको पता है t इक्वल टू कितना होता है 1/f, t इक्वल टू कितना होता है
1 बाय एफ, तो लैम्बडा डैश इज इक्वल टू वी प्लस वी एस अपॉन एफ, है ना, ये मिल गई। अब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी लेनी है हमको, मतलब प्रेक्षित आवर्ती कितनी मिलेगी इस केस के लिए, जब स्रोत श्रोता से दूर जा रहा है, तो प्रेक्षित आवर्ती हमको एफ डैश जो है वो कितनी मिलेगी, देखिए एफ डैश जो है वी अपॉन लैम्बडा डैश मिल जाएगा। अब वी तो है ही, लैम्बडा डैश ये यहाँ पे पुट कर लिया हमने, तो कितना मिल गया, वी अपॉन वी प्लस वी एस अपॉन एफ, तो एफ आ जाएगा ऊपर, वही जो पहले बताया था मैंने, तो वी एफ अपॉन कितना मिल जाएगा, वी प्लस वी एस। तो देखिए एफ डैश हमको कितना मिल रहा है, एफ डैश इक्वल टू एफ वी अपॉन वी प्लस वी एस। अब वही अगर जो मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया उसमें अगर पुट करें इस केस के लिए, तो देखिए यही मिलता है क्या, एफ डैश इक्वल टू वहां पे हमने कितना लिया था, एफ, ऊपर क्या मिल रहा था, v प्लस माइनस वी जीरो, और नीचे क्या था, v माइनस प्लस वी एस, यही था। अब देखिए, तो इसके लिए इस केस के लिए अगर हम देखें तो स्रोत जो है क्या है, vs हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, दूर जा रहा है ना उससे, बताया था मैंने, इसको मूल बिंदु की तरह लेना है, रेफरेंस पॉइंट की तरह, ये रेफरेंस है, क्योंकि जो भी ये इफेक्ट डॉपलर देखने को मिल रहा है वो श्रोता की वजह से ही मिल रहा है, स्रोत तो उसकी फ्रीक्वेंसी छोड़ ही रहा है ना, श्रोता की गति या श्रोता कितना सुन रहा है उसके कारण मिल रहा है, तो श्रोता को हमको रेफरेंस पॉइंट या मूल बिंदु लेना है। तो देखिए वीएस जो इससे उसकी तरफ ही जा रहा है ना, अगर देखे तो पॉजिटिव साइड है, ऑब्जर्वर भी इधर जाएगा तो ज्यादा सुनाई देगा, तो स्रोत की तरफ अप्रोच हो रहा है, तो स्रोत उधर की तरफ जा रहा है, तो वीएस कितना लेंगे हम, पॉजिटिव, ठीक है। तो देखिए क्या मिल रहा है यहाँ पे, और vo जो है वो तो रेस्ट पे लिया हमने, तो वो तो जीरो ही लेंगे। तो देखिए अब इस केस के लिए हमको एफ डैश कितना मिल रहेगा, फॉर्मूले से जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला मैंने बताया था, ऊपर तो सिर्फ v मिलेगा, ऊपर तो सिर्फ क्या मिलेगा, v जीरो, क्योंकि जीरो हो गया। अब यहाँ पे देखिए v और ये क्या है, प्लस लेना है हमको, तो v प्लस वी एस, ये देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना, तो ये ऐसे आगे समझ में, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये दूसरा केस लिया है। अब हम चाहे अगर ऑब्जर्वर को मूव कर सकते हैं और वीएस को रेस्ट पे रख सकते हैं। अब देखिए यहां पे भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिलेगी कि कम मिलेगी, दूर जा रहा है, तो अगर प्रैक्टिकली देखे ऐसे ही, अगर ऑब्जर्व ऐसे ही देखे अगर इस हिसाब से, तो स्पीकर हमसे दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम मिलेगी ना, तो यहाँ पे भी कम ही मिल रही है। देखिए वही केस अगर यहाँ पे ले, v इक्वल टू 5 है और वी एस जो है वो 2 है, तो देखिए एफ डैश जो है हमको कितना मिलेगा, एफ डैश जो है एफ से ज्यादा मिलता है या कम, 5 बट्टा कितना मिलेगा, देखिए 7, जब 5 में 7 का तो 1 से कम वैल्यू मिलेगी, मतलब एफ डैश जो है इस केस के लिए एफ से कम मिलेगी, मतलब श्रोता कम फ्रीक्वेंसी का या कम आवृत्ति का जो है साउंड सुनेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर दूसरा केस लेते हैं। चलिए अभी देखिए क्या ले रहे हैं, तीसरा केस, ऑब्जर्वर मूविंग सोर्स स्टेशनरी, वही ले रहे हैं हम। अभी तक हमने सोर्स को मूव किया, अब क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वर को मूव करवा रहे हैं, मतलब श्रोता को गति करवा रहे हैं लेकिन स्रोत को स्थिर रख रहे हैं। तो देखिए, तो इस केस के लिए फॉर्मूले से ही लेते हैं हम, क्या मिलेगा, ऑब्जर्वर मूविंग और सोर्स स्टेशनरी, मतलब वीओ जो है वो तो गति करेगा, है ना, लेकिन वीएस जो है वो जीरो पे रेस्ट रहेगा, स्टेशनरी। इसको लिख लेता हूं मैं हिंदी में, श्रोता गतिशील, श्रोता गतिशील और स्रोत जो है वो स्थिर, ठीक है ना, तो ये केस ले रहे हैं। अब इस केस में भी देखो दो केस दिख रहे हैं हमको। पहले वाले के लिए क्या दिख रहा है, पहले वाले के लिए हमको क्या मिल रहा है कि जब ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द सोर्स, मतलब जो ऑब्जर्वर है वो स्रोत की ये तरफ गति कर रहा है। चलिए जैसे लिया है हमने वो ही ले लेते हैं, तो स्रोत से जो वेग साउंड मिल रहा है वो तो उधर की तरफ, अब ऑब्जर्वर जो है v0 जो है वो स्रोत की तरफ जा रहा है ना, तो क्या होगा इसमें भी देखो, लैम्बडा डैश जो है लैम्बडा से कम मिलेगी, ऑब्जर्वर मान लो यहां तक पहुंच गया ओ डैश तक, तो पूरी लैम्बडा थी, तो अब कितनी मिलेगी, लैम्बडा माइनस लैम्बडा डैश ही मिलेगी यहाँ पे भी, है ना। तो देखिए इस केस में अगर हम फॉर्मूले से ले, तो देखिए हमने क्या लिया था, एफ डैश इज इक्वल टू एफ, ऊपर क्या था, अब देखिए इस फर्स्ट केस के लिए अगर ले कि व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द
ये फर्स्ट केस के लिए ले रहा हूं मैं, ठीक है ना। चलो तो इसको ऊपर ही ले लेते हैं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहीं पे बता देता हूं मैं, चलिए यहीं पे, और हिंदी में भी लिख लेता हूं कि श्रोता जब श्रोता स्रोत की ओर, जब श्रोता स्रोत की ओर गति कर रहा है या गति करता है, तो देखिए क्या मिलेगा। ये पहले केस के लिए कि व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द सोर्स, तो यहां पे लिख लेता हूं मैं, चलिए फर्स्ट केस के लिए, इसके ये जो फर्स्ट केस लिया ना इसके लिए ले रहे हैं, ये इसके लिए, ठीक है ना। तो इस फर्स्ट केस के लिए देखिए क्या मिल रहा है हमको, क्या लेना है। ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा है लेकिन सोर्स स्टेशनरी है, तो वीएस तो जीरो। अब ऑब्जर्वर जो है किधर की तरफ जा रहा है वो मेन चीज है। ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द सोर्स, तो वी जीरो क्या लेंगे, कितना लेंगे, जब ये इसकी तरफ जाएगा तो वी जीरो जो है पॉजिटिव लेंगे। देखिए यही बताया था स्टार्टिंग में मैंने कि ऑब्जर्वर मूविंग, ये देखिए ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, तो इसको पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है ना। जब श्रोता स्रोत की तरफ जाता है तो v0 प्लस में लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इधर, तो यहां पे क्या है, vs इक्वल टू 0 और v0 जो है हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो देखिए f डैश हमको कितना मिलेगा, f ऊपर क्या था v प्लस माइनस v0, तो अब कौन सा लेंगे, देखिए प्लस वाला, तो v प्लस v0, और vs 0 है तो नीचे तो क्या मिलेगा, सिर्फ v प्लस माइनस, सॉरी v माइनस प्लस था vs, तो देखिए नीचे सिर्फ v मिलेगा। तो देखिए अब यहां पर क्या चीज देखने को मिल रही है हमको, यही तो मिल रहा है, ये देखिए v प्लस वी जीरो अपॉन वी और f स्वाभाविक आवर्ती। अब f डैश यहाँ पे ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा, f डैश जो वो ज्यादा मिलेगा कि कम, क्योंकि श्रोता स्रोत की तरफ जा रहा है, हम स्पीकर की तरफ जा रहे हैं या सायरन की तरफ जा रहे हैं, तो हमको ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो बस यहां पे भी अगर कोई केस ले तो भी देखिए 2 प्लस करके ऊपर वैल्यू बड़ी होगी, नीचे छोटी, मतलब एक से ज्यादा ही मिलेगी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर भी एफ डैश जो है वो एफ से ज्यादा मिलेगी। जितना स्रोत एक पर्टिकुलर दूरी पे था तो वो क्या मिलेगी हमको, आवृत्ति, जैसे जैसे हम उसके पास में जाएंगे हमको ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो एफ डैश इस केस के लिए ज्यादा होगी एफ से, ठीक है ना। अब अगर हम दूसरे केस के लिए ले, ये जो है दूसरा केस क्या है हमारे पास, इसको भी मैं लिख लेता हूं, चलो लाल में ही लिखता हूं ताकि ये, अब देखिए व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स, मतलब जब श्रोता, सॉरी, जब श्रोता स्रोत की ओर, सॉरी, जब श्रोता स्रोत से दूर जाता है, स्रोत से दूर जाता है, तो देखिए इस केस में हम क्या लेंगे, जब वो दूर जाता है स्रोत श्रोता से, तो इस केस में देखिए पहले इधर आ रहा था, अब v0 उधर आ रहा है, मतलब इस केस में हम क्या लेंगे, v0 जो है वो नेगेटिव लेंगे, है ना, और vs तो 0 ही लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इस केस के लिए, दूसरे केस के लिए, सेकंड केस के लिए v0 जो है वो नेगेटिव होगा क्योंकि वो उससे स्रोत से दूर जा रहा है। जब हम दूर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम मिलेगी, ठीक है ना, और तरंग दैर्ध्य बढ़ जाएगी स्रोत के लिए उस तक पहुंचने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए v0 इक्वल टू v माइनस वी और vs तो 0 ही लेंगे। तो देखिए पहले वाले फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट करें तो f डैश इक्वल टू मिल रहा है हमको f, ऊपर तो है v प्लस माइनस, मतलब यहाँ पे माइनस लेंगे v o, सॉरी v o, और नीचे क्या आ जाएगा, देखिए सिर्फ v, तो यहाँ पे सीधा सा दिख रहा है v माइनस वी जीरो, कुछ कम वैल्यू मिलेगी, नीचे ज्यादा, तो ये इससे कम मिलेगी। जो ऑब्जर्व है प्रेक्षित फ्रीक्वेंसी जो है इस केस के लिए क्या होगी, कम मिलेगी, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे क्या मिलेगा हमको, एफ डैश जो है वो एफ से कम मिलेगी इस केस के लिए, ठीक है ना। तो कोई भी केस ले, कैसा भी केस है ना,
वो पास में आ रहा था फिर उससे गुजर गया, तो वो केस भी हम ले सकते हैं। दोनों ही मूव हो, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हो, चलो ये भी केस ले लेते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब हम केस ले लेते हैं एक और। क्या ले रहे हैं कि जब स्रोत और श्रोता दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। एक और केस ले लेते हैं। व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर अप्रोचेज ईच अदर। अप्रोचेज ईच अदर मतलब जब जब स्रोत एवं श्रोता, जब स्रोत एवं श्रोता दोनों एक दूसरे के निकट आते हैं, एक दूसरे के निकट निकट आते हैं। तो देखिए निकट आने से क्या होगा, जब दोनों एक दूसरे के निकट, तो ये स्रोत है ना, वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर तक पहुंचा रहा है। लेकिन दोनों ही अब क्या है, ये vs वेग से इधर गति कर रहा है और ये v0 वेग से इधर गति कर रहा है। तो इस केस के लिए देखो क्या होगा, vs जो है वो तो क्या मिल जाएगा हमको, नेगेटिव, और vo जो है वो मिल जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि अब दोनों ही मूव कर रहे हैं, कोई भी रेस्ट पे नहीं है, कोई स्थिर नहीं, दोनों ही क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो जब दोनों ही गति करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो देखिए हमने लिया था एफ डैश इक्वल टू एफ वी। अब देखिए प्लस माइनस वी जीरो था, वी जीरो तो क्या है, स्रोत की तरफ जा रहा है और ये इसकी तरफ आ रहा है, तो वी जीरो क्या मिल जाएगा, प्लस, है ना, वी जीरो, और नीचे है वी प्लस माइनस, तो यहाँ पे देखिए वी एस क्या मिलेगा हमको, नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पे ये चीज मिलेगी। अब सिंपल सी बात है, दोनों एक दूसरे के पास में आ रहे तो आवर्ती श्रोता को ज्यादा ही पिच की सुनाई देगी, मतलब जो भी साउंड उसको सुनाई देगा वो ज्यादा पिच का और ज्यादा क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी का सुनाई देगा। ये देखिए अब वो ले भी सकते हैं, देखिए कैसे v प्लस वी जीरो हो रहा है यहाँ पे, मतलब ऊपर की वैल्यू बड़ी होगी, यहाँ पे v माइनस वी एस हो रहा है, नीचे की वैल्यू छोटी होगी, तो बड़ी वैल्यू है नीचे छोटी, तो यहाँ एक से कुछ ज्यादा ही वैल्यू मिलेगी। मतलब इस केस के लिए देखे तो एफ डैश जो है वो क्या मिलेगा, एफ डैश जो है वो एफ से ज्यादा मिलेगा इस केस के लिए भी, है ना, ये चीज है। अब देखिए एक और केस ले लेते हैं हम। चलिए एक और केस ले लेते हैं, इसमें दोनों एक दूसरे के पास में आ रहे थे। अब दोनों मान लो कि दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो दूसरा केस ले रहे हैं हम, क्या क्या ले रहे हैं दूसरा केस, एक और केस, मतलब दो तो पहले ले लिए, चलो ये चलते रहने दो, जो भी है आपके पास वो समझ में आ जाएगा कि व्हेन ऑब्जर्वर व्हेन ऑब्जर्वर and source both moving away from each other मतलब जब स्रोत और श्रोता एक दूसरे से दूर जाते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो क्या मिलेगा, तो देखिए अब इसके लिए चलो डायग्राम से बता देता हूं मैं आपको। ये स्रोत है, ये श्रोता का, ठीक है, ये कुछ तरंगे उस तक भेज रहा था, लेकिन अब स्रोत क्या कर रहा है, श्रोता से दूर जा रहा है, और श्रोता भी क्या कर रहा है, स्रोत से दूर जा रहा है ना। तो देखिए इसके लिए क्या, कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये स्रोत जो है, जो हमने एस लिया है, ये स्रोत क्या होगा, कुछ समय बाद यहां तक पहुंचेगा, एस डैश। अब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, सीधी सी बात है, प्रैक्टिकली सोचे, दोनों ही दूर जा रहे हैं, स्रोत श्रोता से दूर और श्रोता भी स्रोत से दूर, तो श्रोता को सुनने वाली जो आवृत्ति है वो कम सुनाई देगी, ठीक है ना।
लेकिन कितनी होगी फॉर्मूले से वो मैं बता रहा हूं। और ये का ये ऑब्जर्वर भी क्या होगा, कुछ समय बाद यहां तक पहुंचेगा, इतनी दूरी ये भी तय करेगा और कुछ ना कुछ दूरी ये भी तय करेगा, है ना, क्योंकि दोनों कुछ ना कुछ वेग से आगे गति कर रहे हैं। तो इस केस के लिए देखिए क्या मिलेगा, अब इस केस के लिए Vs तो मिल जाएगा हमको पॉजिटिव, है ना, Vs तो मिलेगा पॉजिटिव और Vo मिल जाएगा हमको नेगेटिव, क्योंकि वो दूर जा रहा है, इसके रेस्पेक्ट में देखना है हमको, है ना, वो उधर जा रहा है नेगेटिव, तो ये तो उसके विपरीत जा रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, वही बताता अभी पिक्चर मैंने। तो देखिए अब हमको एफ डैश जो है वो कितना मिलेगा, एफ ऊपर तो है v प्लस या माइनस माइनस v0 और नीचे v प्लस वीई, तो देख लीजिए, सॉरी v प्लस vs, तो देख लीजिए ऊपर वाली वैल्यू छोटी और नीचे वाली बड़ी, तो सीधी सी सिंपल सी बात है, हमको यहां से क्या देखने को मिलेगा कि एफ डैश जो है वो एफ से कम मिलेगी, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। तो ये हमने डॉपलर इफेक्ट देख लिया कि जब स्रोत और श्रोता के आपेक्षिक गति के कारण कितना फ्रीक्वेंसी में हमको क्या क्या चेंज देखने को मिलता है, इसके क्या क्या उपयोग होते हैं, वो सारी चीजें हमने ले ली। देखिए अगर आप स्टार्टिंग में देखें तो हमने क्या लिया था, डॉपलर इफेक्ट लिया था, फिर किसने डिस्कवर किया था, क्रिश्चियन डॉपलर ने 1842 में, है ना। अब जब कोई पास में आएगा स्रोत तब तो हमको ज्यादा पिच सुनाई देगी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी, कोई दूर जाएगा तो कम, जब श्रोता उसके पास में जाएगा तब भी ज्यादा और वो उससे दूर जाएगा तो कम। इसके क्या उपयोग थे, डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशंस क्या थी, क्या अनुप्रयोग है, कहां कहां पे यूज होता है, ये सारा मैंने बता दिया। ट्रैफिक पुलिस भी यूज करती है, वेदर रेडार में, ये स्पीड रेडार में, ये क्या बोलते हैं इसको, ये डॉपलर स्कैन में जैसे अल्ट्रासाउंड जो होता है ये कैसे होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर इसका फॉर्मूला क्या मिलता है वो भी बता दिया मैंने, कब पॉजिटिव लेना है साइन कन्वेंशन भी मैंने आपको बता दिया। फिर हमने क्या लिया है इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन, एक्चुअल में ये आया कैसे फॉर्मूला कैसे, ठीक है ना। तो अलग अलग सिचुएशन के लिए देखे तो यही सारी चीजें फ्रीक्वेंसी हमको मिलते जाती है। वो फॉर्मूले से भी आप पता कर सकते हैं कैसे, वो भी मैंने अभी यहाँ पे कंडीशंस लेके बता दिए सारी आपको, ये वाले केस भी ले लिए और ये वाले केस भी हमने ले लिया कि भाई जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी वो सारी हमने ले ली। अब इसके अकॉर्डिंग आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके पता कर सकते हैं कि कब ज्यादा सुनाई देगी और कब कम सुनाई देगी, ठीक है ना। तो ये था हमारा डॉपलर इफेक्ट, जो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और डेली लाइफ में भी इसका क्या क्या यूजेस है वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो ये जो डेली लाइफ में हम देखने को रोज मिलता है, लेकिन यही डॉपलर इफेक्ट है, ये वैसे हमको पता नहीं चलता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि डॉपलर इफेक्ट क्या, कैसे क्या काम करता है, कैसे होता है, क्या चीज है एक्चुअल में डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव क्या होता है। चलिए आगे की क्लास में हम और आगे जारी रखेंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए, धन्यवाद।